नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल सीरीज़ का नया चैप्टर जो है लाभ और हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम आज शुरुआत करेंगे। ये पहला क्लास है लाभ और हानि का, ठीक है। तो देखिए, लाभ और हानि से संबंधित कुछ फार्मूलाज मैं ऑलरेडी पहले से लिख चुका हूँ ताकि हम लोगों को इस पे समय व्यर्थ ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। जब हम सामान खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास, तो हम जैसे सामान खरीदते हैं तो हम दुकानदार को कुछ पैसे देते हैं, बदले में दुकानदार हमें सामान देता है, ठीक है। तो उस वस्तु को जिसे हम खरीदने जाते हैं, जिस दाम पर हम खरीदते हैं वो हमारे लिए क्रय मूल्य हो जाता है, और जो दुकानदार होता है उस वस्तु को जिस दाम पर बेचता है वो उसके लिए विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। और इस लेन देन में उसको दुकानदार को जो है कुछ लाभ या हानि होता है। तो जनरली हानि तो होता नहीं है, क्योंकि हानि पर कोई बेचता ही नहीं है ना दुकानदार। तो जनरली लाभ या हानि होती है। ये दो टर्म्स हैं किसी लेन देन में, ठीक है। कोई तो हानि में बेचेगा इन सामान को, है ना। तो जनरली लेन देन में क्या होता है, कभी लाभ हो जाता है, कभी हानि होता है, और कभी दोनों ही नहीं होते, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन के थ्रू इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने क्या लिखे हैं, फॉर्मूलास ऑलरेडी आपको लिए लिख चुका हूँ, ठीक है, ताकि समय का हमारा बचत हो। तो जैसे लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस कंडीशन में लाभ होता है। उसका फार्मूला होता है लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए, हानि का फार्मूला है हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अर्थात जब क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य से तो उस कंडीशन में हानि होती है, ठीक है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला है, अच्छा लाभ या हानि किस में होती है, तो लाभ या हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य पे, ठीक है। क्रय मूल्य पर ही हमको लाभ या हानि निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमारा लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ किस पे, क्रय मूल्य पे होता है लाभ, ठीक है। लाभ होता है क्रय मूल्य पे इंटू 100%, ठीक है। तो ये लाभ निकालने का फार्मूला हो गया। अब हानि भी होता है, वो क्रय मूल्य पर होता है। तो हानि के लिए हानि प्रतिशत निकालना है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हानि अपॉन क्रय मूल्य, क्योंकि हानि भी होती है तो क्रय मूल्य पर होता है, लाभ भी होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। अब प्रतिशत निकालना है इसलिए परसेंट, ठीक। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है और लाभ हो रहा है, ठीक है, लेन देन में लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है और हमें क्रय मूल्य निकालना है तो उसका फार्मूला देखिए ये है 100/100 प्लस लाभ, क्योंकि लाभ हो रहा है, इंटू विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर हानि हो रहा है लेन देन में और हमें क्रय मूल्य निकालना है तो उसका फार्मूला है क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100/100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य, ठीक है। इसमें अगर लाभ हो रहा है क्रय मूल्य निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर हानि हो रहा है और क्रय मूल्य निकालना है तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, विक्रय मूल्य, तो अगर लाभ हो रहा है और हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो उसका फार्मूला होगा 100 प्लस लाभ अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य, ठीक। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है और हानि हो रहा है लेन देन में तो उसका फार्मूला हो जाएगा 100 माइनस हानि अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य, अर्थात लाभ वाले के लिए फार्मूला ये लगेगा और हानि वाले के लिए ये लगेगा जब विक्रय मूल्य निकालना रहेगा, ठीक है। तो जो विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य दोनों में से एक राशि हमेशा दिया रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं दिया रहा है, वैसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। अगर वैसा क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन ही गलत रहेगा, ठीक है। तो एक वैल्यू जरूर दिया रहेगा, चाहे क्रय मूल्य दिया रहेगा या विक्रय मूल्य दिया रहेगा, और प्लस साथ में रहेगा लाभ या हानि, ठीक है। तो ये फार्मूलास है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मीनल ने एक कार रुपये 2,50,000 में खरीदी तथा रुपये 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक। तो लाभ हो रहा है ना, तो इसका सल्यूशन करते हैं। लाभ जब होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। हमें लाभ प्राप्त करना है, क्या क्या दिया है हमें, विक्रय मूल्य दिया है, देखिए रुपए में बेच दी तो सेलिंग प्राइस क्या है 3,48,000,
और क्रय मूल्य कितना दिया है 2,50,000। ठीक है, तो हम 3,48,000 में से 2,50,000 घटा देते हैं तो हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कितना हो रहा है, तो 98,000 का लाभ हो रहा है दोस्तों, 98,000 का लाभ हो रहा है। अब हमें केवल लाभ ज्ञात नहीं करना है, हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए पूछा गया है ना कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो क्या होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाभ देखिए 98,000 है अपॉन क्रय मूल्य दिया है ना, देखिए 2,50,000 क्रय मूल्य है, 1,50,000 क्रय मूल्य है इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये कट जाएगा 2 0, यहाँ 2 0 कट गए, यहाँ 0, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा। ठीक है, अपने पास कितना बच रहा है 980 अपॉन 25। ठीक है, 980 अपॉन 25, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 980, तो देखिए 25 दिया 75, 3 1 0, 25 निया हो जाएगा 225, बचा 5। अब देखिए यहाँ पर 5 हो रहा है तो हम यहाँ पर दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देते हैं, 25 दूनी 50 कट गया, तो कितना 39.2% लाभ हो रहा है दोस्तों। इस लेन देन में कितना लाभ हुआ 39.2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपए P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा रुपए P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो देखिए शुरू में क्या बोला गया है, कुछ वस्तुएं रुपए P प्रति दर्जन अर्थात P प्रति दर्जन अर्थात 12, जो 12 वस्तुएं हैं वो कितने में खरीदा P में, रुपए P में। तो 12 वस्तु है ना, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया P रुपए, है ना, कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया P रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, रुपए P/8 अर्थात P/8 प्रति वस्तु अर्थात एक वस्तु कितने बेच रहा है P/8 रुपए में, P/8 या 8 रुपए में। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है, देखिए P/8 है। जब एक वस्तु का सेलिंग प्राइस P/8 है तो अपने पास 12 वस्तु खरीदे हैं, तो 12 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 12 इंटू P/8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 3P/2, 4 दूने 8, 4 तिया 12। देखिए है ना, तो ये अपना कॉस्ट प्राइस निकल गया, ये सेलिंग प्राइस निकल गया, है ना। 12 वस्तुओं का ये कॉस्ट प्राइस निकल गया P रुपए और ये सेलिंग प्राइस निकल गया 12 वस्तुओं का। ठीक, अब लाभ हो रहा है, लाभ उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है देखिए 3P/2 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है देखिए, तो P है। इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 3P माइनस P/2 अर्थात 2P हो जाएगा ना, ये 2P इधर चला जाएगा, तो P/2 ये लाभ हो रहा है। लाभ हमें हो रहा है P/2। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य पे होता है लाभ, तो क्रय मूल्य कितना है P, ये P/2 है ना, इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखिए 2P इस तरीके के हो गया,
ये जो 2 है इसको नीचे ले आऊँगा, ठीक है, नीचे आ गया, ये P भी कट गया और 200/2 बराबर 50%। ठीक, तो लाभ कितना हो रहा है? 50%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक ₹891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। ठीक है, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए इसका हल करते हैं। दिया क्या है? 891 रुपये में बेचकर, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना दिया है? देखिए 891 रुपये सेलिंग प्राइस दिया है, और दूसरा क्या दिया है? 1/10 लाभ कमा रहा है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो 1/10 दिया है, इसको हम परसेंट में बदल लेते हैं। तो इसको 1/10 को परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 1/10 को 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो गया? 10%। ठीक, तो 10% इसको लाभ हो रहा है 891 में बेचने पर। तो हमें क्या पता चल गया? सेलिंग प्राइस पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया, ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट अर्थात लाभ। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 891, प्रॉफिट कितना है? 10%। ठीक है, तो हम इससे कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। हमें देखिए कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य पूछा गया है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, हिंदी में लिख देता हूँ, चलिए, क्रय मूल्य बराबर 100/110 इंटू 891। फार्मूले के हिसाब से देखिए 100 लाभ कितना हो रहा है? 10% का, है ना, तो 110 लिख लिए इंटू विक्रय मूल्य। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 0 से 0 चला जाएगा, ये 11 88 एक बचा, तो एक और एक 11, तो 11 एकम 11, इधर 10, तो 81, इधर 10 बराबर कितना हो गया? 810 रुपये। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल गया? 810 रुपये। ठीक, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देखिए इसमें क्या कहा गया है? एक व्यक्ति ने ₹2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने ₹110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। ठीक है, 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं इसका। तो देखिए व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य हमें मिला है 2470। ठीक है, चावल की मात्रा है 26 किलोग्राम। ठीक है, 26 किलोग्राम चावल है, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस है 2470। अब क्या बोल रहा है इसमें? ये आगे ये लाइनें बोला है 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए। तो 70 रुपये का लाभ किस पे प्राप्त होता है? क्रय मूल्य पर ही प्राप्त होता है ना। तो उसको 70 रुपये लाभ कमाना है, 70 रुपये लाभ पर उसको उस चावल को बेचना है। ठीक है, तो 70 रुपये लाभ कब होगा? जब वो क्रय मूल्य से 70 रुपये अधिक होगा। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसमें 70 रुपये जोड़ देते हैं। ठीक है, 2470 में 70 जोड़ देते हैं, तभी तो लाभ होगा ना, है ना। तो 2 0 हो गया, 7 7 14, ये 25, 2540। तो उसको उन चावल को 2540 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी उसे 70 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या है। देखिए क्रय मूल्य 2470 दिया है, और 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? विक्रय मूल्य होना चाहिए 2540, क्योंकि उसको 70 रुपये का लाभ कमाना है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है? 26 किलोग्राम में से उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। ठीक है, उसने 26 में से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 26 में से 10 किलोग्राम इसने बेच दिए 110 रुपये के हिसाब से, है ना। तो 10 किलो बेचा है, 110 के हिसाब से कितना रुपये हो रहा है? 1100 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो उसे 1100 रुपये प्राप्त हो गए। ठीक है, अब बचा कितने? देखिए इसमें से 26 में से -10 हो गए, 10 किलोग्राम को वो कितने पे बेचा है? 110 के हिसाब से है। ठीक है, तो 1100 रुपये हो गए। अब देखिए 26 में से 10 चला गया, 26 किलोग्राम में से 10 किलोग्राम बेच दिया, अब बचा कितने? इसके पास 16 किलोग्राम बचा।
ठीक है, ये 26 किलोग्राम 10 किलोग्राम पहले बेच दिया 26 में से, अब बचा 16 किलोग्राम, ठीक है। अब उसको बेचना कितना है 2540 में, तो अभी बेचा कितना है 1100 में, तो और कितने में उसको बेचना पड़ेगा ताकि उसको लाभ हो 70 रुपये का। तो देख, तो वो हो जाएगा 2540 में से हम माइनस कर देते हैं 1100, देखिए 0 4 4 1440, उसको जो 16 किलो चावल जो बचा है उसको 1440 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है, तभी उसे 70 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1440 है ना, तो क्या हो गया शेष क्या हो जाएगा 2540 में से 1100 बराबर 1440, तो जो शेष चावल है उसको 1440 में बेचना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1440 में बेचना पड़ेगा, कितने किलोग्राम चावल है 16 किलोग्राम है, इसको सॉल्व करने पर आएगा 90 रुपये प्रति किलोग्राम। तो जो बचे हुए 16 किलोग्राम चावल है उसको 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना पड़ेगा, तब उसे जाकर के 70 रुपये का लाभ होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, रुपये 2.50 अर्थात 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को रुपये 110 का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें रुपये 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे रुपये 55 की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? तो देखिए 2.5 रुपये में बेचता है प्रति पेंसिल, है ना, तो उसे 110 का लाभ होता है, और 1.75 रुपये में बेचता है तो उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो हमें कितनी पेंसिल है वो ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ देखिए, हमें पेंसिल की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं माना पेंसिल बराबर x है, ठीक है, माना पेंसिल की संख्या x है। अब पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से, अर्थात 2.5 रुपये में एक पेंसिल बेच रहा है। जब एक पेंसिल 2.5 रुपये में है तो हमारे पास कितनी पेंसिल है, टोटल x पेंसिल है, ठीक है। तो x पेंसिल कितने में हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब एक पेंसिल बराबर 2.5 रुपये है ना, तो x पेंसिल बराबर हो जाता है 2.5x, ठीक है। इसी से ये आया है, ठीक है। जब एक पेंसिल को ये 2.5 रुपये में बेच रहा है तो x पेंसिलों को ये 2.5x में बेचेगा, ठीक है। अच्छा, 2.5x में बेचने पर इसको क्या हो रहा है, देखिए 110 रुपये का लाभ हो रहा है, इसको 110 रुपये का लाभ हो रहा है। अर्थात जो नॉर्मल रेट है उससे उसको क्या हो रहा है, 110 ज़्यादा मिल रहा है। तो नॉर्मल रेट में लाने के लिए जो नॉर्मल रेट में लाने के लिए इसको हमें 110 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 110 ज़्यादा है। देखिए मान लीजिए कोई हमारे पास एक चीज़ है, वहाँ से ये 110 ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 110 ज़्यादा हो गया। अब हमको यहाँ लाना है इसको, ठीक है, तो हमें 110 को घटाना पड़ेगा, तब तो ये यहाँ आएगा, है ना। इस यहाँ जो प्राइस निर्धारित है तब तो यहाँ आएगा, इसको यहाँ लाने के लिए घटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, 110 को घटा देते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है, देखिए अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि 1 रुपये 75 पैसे 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल, 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल, अर्थात एक पेंसिल को 1 रुपये 75 पैसे में बेचने पर उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो दूसरा कंडीशन बोला है 1 रुपये 75 पैसे, तो जबकि एक पेंसिल को वो 1 रुपये 75 पैसे में बेच रहा है, तो x पेंसिल को कितना में बेचेगा, 1 रुपये 75 इंटू x, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, इसको 55 रुपये की हानि हो रही है। अर्थात देखिए यहाँ नॉर्मल रेट है, इसका नॉर्मल प्राइस है, बट इसको हानि हो रही है इसलिए ये नीचे चला गया है, ये नीचे चला गया है, इसको हानि हो रहा है तो घट गया है। जब लाभ हो रहा था तो ऊपर चला गया था, है ना। अब इसको 55 रुपये की हानि हो रही है। अब हमें इसको यहाँ लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस 55 को ऊपर लाने के लिए इस 55 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब तो आएगा ये ऊपर, है ना। जैसे ऊपर चला गया था तो उसको घटा के यहाँ लाए, ठीक है, लेकिन ये नीचे है पहले से ही, तो इसको हम जोड़ के ऊपर लाएंगे, है ना, तब तो नॉर्मल रेट में आएगा, जो नॉर्मल प्राइस फिक्स है तब तो आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं 55, ठीक है। अब देखिए दोनों किसके लिए हो रहा है, x पेंसिल के लिए बात हो रहा है, पेंसिल की संख्या तो चेंज नहीं है,
पेंसिल की संख्या समान है इसलिए ये भी बराबर हो जाएंगे। क्योंकि पेंसिल की संख्या बराबर है इसलिए ये दोनों कंडीशन भी बराबर हो गए। ठीक, अब इस कंडीशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो इक्वेशन बना है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो समान पद हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2.50x माइनस इसको यहाँ ले जाते हैं 1.75x बराबर, और ये 55 है और ये 110 को उधर ले जाते हैं तो प्लस 110 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.75x बराबर 165, x बराबर हो जाएगा 165 अपॉन 0.75। अगर 0 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 100 का गुणा कर देंगे, 165 इंटू 75 इंटू 100, इसको ऐसे कर देते हैं, आपको समझ में आएगा, ताकि यहाँ 100 ये 75, ये पॉइंट को हटाने के लिए हम 100 का गुणा कर दिए। ठीक, अब देखिए 25 या 75, 25 चौक 100, ये हो गया 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 55 चौक 220, ये आ गया आंसर 220। तो हमारे पास कितने पेंसिलें हो गई, 220 पेंसिलें हमारे पास हो गई। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा एक गाड़ी रुपए 20,000 में खरीदे, उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो 20,000 में जो खरीदा था उसमें घोड़ा भी था और गाड़ी भी था, दोनों को उसने 20,000 में खरीदता था। ठीक है, उसके बाद 20% लाभ पर घोड़े को बेचा और 10% हानि पर गाड़ी को बेचा। तो देख लेते हैं, देखिए 20% लाभ अर्थात 120 में मान लेते हैं ना, 120 में बेच दिया किसको, घोड़े को। ठीक है, ये हल है। देखिए घोड़े को किस पे बेचा, 120 पे बेचा है ना, 20% हानि है इसलिए 120 लिख दिए, और सॉरी लाभ है इसलिए 120 लिख दिए, और 10% हानि पर गाड़ी को बेचा, 10% हानि पर, तो 90 है ना। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, या फिर 100 में 20 प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या हो रहा है, इसको 2% का लाभ हो रहा है, अर्थात 102 लिख देते हैं। ठीक है, अब अनुपात समानुपात यहाँ पर फॉर्मूला अपना लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 102 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 12 बचा। उसी प्रकार 120 में से 102 गया तो कितना बचेगा, 18। तो जो सेलिंग प्राइस का 2:3, ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस का इसका अंतर हो गया, अर्थात 2 भाग सेलिंग जो परचेस किए हैं उसका 2 भाग घोड़े का है और 3 भाग गाड़ी का है। ठीक, टोटल कितना हो गया, 5 भाग। ठीक है, 5 भाग, अर्थात इस 5 भाग में कितना रुपए हो रहा है, देखिए 20,000 हो रहा है। देखिए 2 भाग किसका है, घोड़े का, 3 भाग है गाड़ी का, दोनों मिलकर कितना हो रहा है, 5 भाग हो रहा है। तो 5 भाग किसके बराबर है, 20,000 के। ठीक है, तो 1 भाग किसके बराबर होगा, 1 भाग किसके बराबर होगा, 4,000 के बराबर होगा, है ना। जब 5 भाग बराबर हो रहे हैं 20,000 के, तो 1 भाग बराबर होगा 4,000। इसको इस तरीके से किए हैं, तो 1 भाग बराबर 20,000 अपॉन 5 बराबर 4,000। ठीक है, तो हमें घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 2 भाग, इसलिए 2 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 इंटू 2 बराबर 8,000। ये हो गया घोड़े का क्रय मूल्य। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी रुपये 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ठीक है, इसका हल करते हैं। तो देखिए पहला लाइन पढ़िए, मूल्य में 10% कमी होने पर 22,500 में 25 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है 10% कमी हो गई है, इसलिए उस प्राइस पे वो अर्थात 22,500 में 25 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर 10% कमी नहीं हुई थी
तो वो 22,500 में अगर 100 किलो खरीद रहा था तो 10% कमी हो गई, तो वो 22,500 में 125 किलो खरीद कर रहा है। 10% कमी हो गई वो, इसलिए 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद रहा है उसी प्राइस पे, ठीक है, 22,500 पे। पहले क्या था, अगर प्राइस कम नहीं हुआ था तो 22,500 में वो 100 किलो खरीद रहा था, लेकिन कम हुआ, 10% प्राइस में कमी हुई तो वो 22,500 में 125 किलोग्राम खरीद रहा है, ठीक है। तो इसका जो लाइन का तात्पर्य है ये है। तो देख लेते हैं किस 10% कमी होगी किसमें, 22,500 में। तो 22,000 कमी प्रतिशत है ना, कमी है 22,500 का 10%, कितना हो गया देखिए, तो 2,250। तो 2,250 रुपये मूल्य में कमी हो गया, जिसमें वो 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद पा रहा है, ठीक है। कमी कितना हो गया, 10% कमी हुई है ना, कमी प्रतिशत है ना, तो इतना रुपए कमी हो गया प्राइस में। तो देखते हैं, देखिए तो 25 किलोग्राम कितने में आ रहा है, 25 किलोग्राम आ रहा है अब 22,500 में, सॉरी 2,250 में। अब जो 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है वो इसी में आ रहा है ना, जो कम हुआ है ना। तो जब 25 किलोग्राम 2,250 रुपये में, तो 1 किलोग्राम कितने में आ जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 2,250/25 अर्थात 90 रुपये में, ठीक है। ये नया प्राइस है ना, नया प्राइस, नया मूल्य की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमसे चाय का ओरिजिनल मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, चाय का ओरिजिनल मूल्य पूछ रहा है। नया मूल्य क्या हो गया, देखिए 10% कमी होगी तो कितना, 2250 रुपये उसमें कम हो गया मूल्य, ठीक है। तो 25 किलोग्राम अधिक आ रहा है 2250 में, है ना। तो देखिए 25 किलोग्राम में कितना पड़ रहा है, 25 किलोग्राम का 2250 रुपये। तो 1 किलोग्राम का कितना पड़ जाएगा, 2250/25 कर दिए तो 90 रुपये, 1 किलोग्राम पड़ेगा 90 रुपये। ये नया मूल्य है, लेकिन हमको पुराना मूल्य निकालना है जब उसमें 10% की कमी नहीं हुई थी मूल्य में, ठीक है, ठीक है। जबकि 90 रुपये बराबर कितना है देखिए, अच्छा ये क्या है, 90% है ना। देखिए अब ये क्या है, 90% है जो ये नया मूल्य है, जबकि 90% इज इक्वल टू 90 रुपये, क्योंकि 10% कमी हो चुका है ना, 10% कमी होने के बाद निकाले हैं तो 90% का निकाले हैं ना, है। तो 90% बराबर 90 रुपये, तो 100% अर्थात अगर वो जो 10% कमी हुआ है वो नहीं हुआ रहता तब की स्थिति बोल रहे हैं, तो उस समय 100% हो जाता। अगर 10% कमी नहीं होता तो 100% क्या हो गया, 90 ये बटे 90 को इधर ले आया है, अब इंटू 100 बराबर 100 रुपये, ठीक है। तो 10% कमी होने से पहले जो उसका प्रति किलोग्राम मूल्य था वो था 100 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। ये नया मूल्य निकल गया। अगर आपसे कभी कभी नया मूल्य पूछ दिया जाता है तो आपको यहाँ तक करना है, अगर पुराना मूल्य पूछा जाए तो ये वाला स्टेप भी हमको करना है, ठीक है। तो नया जो पुराना मूल्य था चाय का प्रति किलोग्राम तो था 100 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर रुपये 6,700 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता, ठीक है। को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो कंडीशन लेके चल रहा है, एक में हानि हो रहा है और एक में वो लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, क्रय मूल्य दोनों कंडीशन में बराबर है, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर है दोनों कंडीशन में, क्रय मूल्य बराबर है। तो पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है, 25% हानि हो रही है, हानि दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। तो जब क्रय मूल्य निकालना है और हानि दिया है तो क्या उसका फॉर्मूला लिखते होते हैं, उसको किस तरीके से लिखते हैं, 100 अपन देखिए हानि हो रहा है तो 75, 100 में से 25 जाएगा तो 75 बचेगा इंटू 6,750, ठीक। ये पहला कंडीशन का हम इक्वेशन बना लिए। अब दूसरे में बोल रहा है वो 15% लाभ कमाना चाहता है, तो क्या हो जाएगा 100/115, क्योंकि 15% लाभ कमाना चाहता है तो 100 में 15 जुड़ जाएगा, लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें हानि हो रहा था इसलिए 25 घट गया। अब विक्रय मूल्य हमें नहीं पता, हम उसको x मान लेते हैं, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 100 कट गया यहाँ से, तो ये की क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 115, 75,
इंटू 6,750। इसको और सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा, देखिए मूल्य निकल गया 10,350 रुपये। विक्रय मूल्य क्या निकल गया, 10,350 रुपये। ठीक, यही हमको निकालना था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए ₹517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना ए ने खरीदा बराबर 100 रुपये में, माना ए इसे 100 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, तो ए इसे x में खरीदता है, उसके बाद क्या करता है 115 लाभ पर 115 पर किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। ठीक है, 115 पर बी को बेच दिया। ठीक है, उसके बाद बी ने क्या किया, इतना में जो खरीदा 10% हानि पर, तो 10% हानि तो 90 हो जाएगा। इसमें देखिए 15% लाभ था इसलिए 115 हो गया, और 10% हानि इसलिए 90, क्योंकि इसमें 10 घट गया और इसमें 15 जुड़ गया था, इसलिए अब ये जो हुआ, ये जो लेन देन हुआ उस पर क्या हुआ, 517 रुपये 50 रुपये का, सॉरी 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान हुआ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कितने रुपए में खरीदा, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो निकाल लेते हैं। देखिए ये कट गया, ये कट गया, है ना, ये 5 दिया, 5 20 बार में चला जाएगा ये। ठीक, अब इसको जो दशमलव को हटाना है तो हमें यहाँ क्या कर देते हैं, 2 डबल ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये कट गया डबल ज़ीरो, 1 जीरो कटाएंगे क्योंकि यहाँ पर हाँ दोनों कट सकता है, 2 जीरो, ये कट गया। ठीक, अब इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। 517 50 इंटू 2 बटे 23 इंटू 9। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये, तो ए ने इसे 500 रुपये में खरीदा था। ठीक, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु को ₹1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे ₹1492 में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। हमें इसमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 में बेचने पर हानि होती है, अर्थात जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है। तो इसमें लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, लाभ और हानि बराबर है। अर्थात मान लीजिए 100 रुपये का लाभ हो रहा है तो 100 रुपये का हानि ही हो रहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये निकलता है, जो लाइन है उसका। ठीक है, तो देखिए लाभ और हानि बराबर है, तो लाभ किस कंडीशन में होता है, तो पहले अगर देख लेते हैं लाभ हो रहा है, तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना। अब हानि क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है ना। ठीक है, अब देख लीजिए पहले का क्या है, विक्रय मूल्य 1754, हमें क्रय मूल्य मालूम नहीं है तो ये लिख लेते हैं। अभी क्रय मूल्य मालूम नहीं है हमें तो लिख लेते हैं, और यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य अगला कौन सा है, 1492 में हो, 1492 में। इसको ऑल सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो गया, इसको एक साइड कर लेते हैं, नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 1700, इसको उधर कर लेते हैं ना, तो ऐसा हो जाएगा ये 1492 प्लस 1754। तो देखिए दो क्रय मूल्य हो गए बराबर, इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, देखिए 1754 है ये। ठीक, 1492 1754, 4 2 6 9 5 14 7 5 12 और ये 3246, 4 2 6 9 5 14 7 5 12 1, हाँ 3246। इसलिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा
3246 बटे 2 बराबर 2 2 छक्के 12 2 2 4 2 3 6 1623 रुपये। क्रय मूल्य निकल गया 1623 रुपये। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगला वीडियो आने पर आपको तभी नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।